नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश बिस्ट और आज मेरे साथ उत्तराखंड की जो शख्सियत है उनको आपने टीवी पर अक्सर देखा होगा, गुनगुनाते हुए आपने उनको सुना भी होगा, देखा भी होगा। आज वो हमारे साथ है किशन महिपाल जी, उनका हम स्वागत करते हैं। किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और 2000 में आपने प्रोफेशनल अपना करियर शुरू किया था, आज लगभग 24 साल हो गए हैं। तो कैसा ये करियर की शुरुआत आपकी हुई और किस तरीके से अब आप इस करियर को देखते हैं? शुरुआत कॉलेज टाइम से शुरुआत करी। उस समय ये नहीं मालूम था कि हम प्रोफेशनली या कॉमर्शियली इस लाइन में आएंगे। एक शौक था हम लोगों का और इन किन प्रकार वो शौक मतलब पूरा हो गया कि हम दिल्ली तक पहुंच गए, स्टूडियो तक, और गा लिए। उसके बाद सबसे बड़ा चुनौती ये थी हमारे पास कि गा तो लिया हमने, लेकिन मार्केट में इसको कैसे निकाले ना। हमारे पास कंपनियां थी, उसमें कैसेट का दौर था, कैसेट चलते थे टेप रिकॉर्डर में। तो हमने खुद ही अपने गोपेश्वर में टेप रिकॉर्डर में डाल के वो कैसेट को लोगों को सुनाया, खरीदो। उसमें 20-25 रुपए कैसेट बिकती थी। बस वो ओरे सांगली नाम से एल्बम निकाला और उसका जो वीडियोग्राफी हुआ था, महेश भट्ट जी थे हमारे साथ में, उनके अंडर में मैं काफ़ी कुछ सीखा, एडिट करना, कैमरा करना। तो उस समय उन्होंने जो पिक्चराइजेशन किया उस ओरे सांगली का, जो एडिट किया, वो मतलब था नहीं उत्तराखंड में कि कभी ऐसा कोई एल्बम आया, ना ही कोई कर सकता था उस दौर पर। तो लोगों को एक नया चीज़ लगा उसमें, एक अलग सा एक जो पिक्चराइजेशन। एक तो हमारे चमोली, बद्रीनाथ, माणा जो गांव है, उधर हमने वो शूट किया था। वहाँ तो लोकेशन किसी ने देखी नहीं थी, तो अद्भुत था वो लोगों के लिए। तो उसके बाद नेगी जी का फोन आ गया वो एल्बम देख के सीधे, माननीय नेगी जी हमारे। तो नेगी जी ने कहा कि भाई गाना तो अच्छा गा रहा है और वीडियो भी अच्छा। हमने हमारी एक कंपनी है, उसमें बात करो, और हमने बात रखी है, तुम जाओ, लखेड़ा जी रहेंगे वहाँ पे, बात करोगे। तो उसके बाद फिर उस हिमालयन नाम से हिमालयन कंपनी खोली थी नेगी जी और लखेड़ा जी, ऐसे शायद आपस में मिल के खोले थे। अभी तक मुझे पूरा संज्ञान में नहीं है, लेकिन नेगी जी का इन्वॉल्वमेंट था उसमें कंपनी में। तो मैं गया वहाँ पे, तो फिर हो जिया दूसरी कैसेट निकाली। तो उसके बाद से लगातार जो गोगुती, रानकेत राम ढोला या सुरीमा, वहाँ तक हिमालयन कंपनी में हमने 10 साल 11 साल मैंने उनको दिया, 8-10-11 साल। उसके बाद कैसेट बंद होना, कैसेट तो शुरुआत में 1-2 हो जिया, 2 एल्बम के बाद बंद हो गई थी। फिर सीडीओ का दौर चला। सीडीओ का दौर में जो है अच्छा चला, रानकेत राम ढोला, गोगुती वगैरह बहुत, लेकिन जो गाने हिट होते थे बहुत हिट हुए, रानकेत राम ढोला, श्याली बम्पाली और गोगुती विशेषकर। तो उस गोगुती रानकेत गाने ने मेरे को चमोली से बाहर निकाला कि पौड़े वाले में सब जानने लगे, टिहरी वाले, उत्तराखंड में सब जानने लगे कोई सिंगर है किशन महिपाल, और उसने गोगुती गाया। गोगुती गाने ने पीछे के गानों को दबा दिया था। लेकिन जब डिजिटल प्लेटफॉर्म आया, गोगुती को लोगों ने अपने अपने चैनल में डालना शुरू किया और मिलियंस व्यू होने लगे। तो तब जो है पूरा उत्तराखंड में ये हो गया कि यार कोई किशन महिपाल है जिसने गोगुती गाया। बाकी रानकेत राम ढोला और श्याली बम्पाली कोई नहीं जानता था। और जैसे जैसे समय गया, पायरेसी बढ़ती गई, गाने हिट होते गए, पायरेसी बढ़ती गई, कंपनियां 20 रुपए में बेच रही है और पायरेसी वाले 10 रुपए में बेच रहे, तो कंपनियों को नुकसान होना शुरू हो गया। फिर कंपनियां जो है हम पे लाखों रुपए लगाए और उनको 1000 रुपए भी ना मिले। मतलब अगर 1 लाख एक सिंगर पे लगाते हैं, उनको 30-40 हजार मिलता था बस, बाकी 70% नुकसान था उनका। तो ऐसे में करोड़ों रुपए डूब गए कंपनी के। कंपनी ने रामा ने बंद किया, टी सीरीज ने गवाना बंद कर दिया, और छोटे मोटे जो हिमालयन कंपनी ये थे, जो लोकल हमारी कंपनियां थी, वो तो उन्होंने तो बैठना ही था जब इतने बड़े लेवल पे कंपनियां बंद हो गई। फिर दौर आया, करें क्या। मतलब स्ट्रगल होता है, कोई भी काम है, आप हैं, हमारे कैमरामैन हैं, हमारे चाहे सिंगर हैं, चाहे डीएम है, चाहे एसडीएम है, कितने बड़े ओहदे पे हो, और या नेता है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री, लेकिन स्ट्रगल तो आपका कहीं जाएगा नहीं मरते दम तक, अगर आपको करना है कुछ। तो वही स्ट्रगल हर लाइन में, हमारे लाइन में भी वो स्ट्रगल था। तो फिर 2015 में मैंने तो यूट्यूब चैनल अपना 2009 में ही खोल दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन डिजिटल मार्केट आएगा। तो मेरा चैनल, और इंडस्ट्री में किसी ने खोला नहीं था उसमें, मैंने बहुत लोगों को बोला, यहाँ तक कि मैंने कंपनी लखेड़ा जी को भी बोला कि सर आप डिजिटल खोल लीजिए, यूट्यूब के माध्यम से होगा आगे। लेकिन उन्हें नहीं, शायद उन्होंने मेरी बात का ऐसा नहीं, लेकिन मैंने खोल दिया था 2009 में, और मेरी शादी भी उस टाइम पे हुई थी 2009 में।
तो खोल के आज मेरे को जो वो खोला उसका फल मेरे को 2015 में मिला, जब सारी कंपनियां बंद हो गई, हमको गवाना बंद किया, तो मैंने एक क्यों लड़िया गाना गाया और अपने चैनल में डाल दिया। तो मेरे 7-8 हजार सब्सक्राइबर थे 2009 से 2015 तक, 6 साल में। जी 7-8 हजार सब्सक्राइबर थे। लेकिन जैसे फ्योलड़िया मैंने डाला ऑडियो, मेरे सब्सक्राइबर सीधे 50-60 हजार चले गए एक ही साल में। और जब वीडियो डाला 1 साल बाद, तो आज मेरे 3.25 लाख सब्सक्राइबर। इसी की जरा 2 लाइन आप गुनगुना दीजिए। फ्योलड़िया ते देखी की ओंदी मन मां, तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्म, तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्म। तो ये 2015 तक का दौर था, और उसके बाद डिजिटल मार्केट चल ही रहा है और हम लोग आज भी स्ट्रगल करेंगे। अच्छा, घुघुती जो गाना था वो घुघुती का एक सिंबलाइज है, उत्तराखंड से जुड़ा हुआ, और कहीं ना कहीं लोगों की एक भावनाएं जुड़ी हुई है। उसको गाने का मन कैसे हुआ, क्या उसके बोल थे जरा? मैं एक्चुअली बचपन से उस गीत को सुनते आ रहा हूँ, जैसे दादी के मुंह से, हमारे जो माँ जी लोग हैं, जो गाँव के ताई लोग होते हैं, तो शुभ कार्यों में उसको, जैसे देवी का कार्य है, जैसे कई गीत हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो स्पेशली ये गीत मैंने बचपन में, बहुत छोटा रहूँगा मैं, कक्षा 6-7 में रहूँगा, शिशु मंदिर में पढ़ता था मैं, विद्या मंदिर शिशु मंदिर, 8 तक मैंने पढ़ाई में। उस दौर पे गांव की महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं जब शादी, आज तो डीजे में नाचते हैं सब लोग, तो उस दौर पे क्या होता था, डीजे तो केवल पंजाबी बजता था, दिलेर मेहंदी का, लेकिन गांव के लोगों को पसंद नहीं आता, तो वो चांचड़ी लगाते थे, और ये घुघुती चलती थी उस टाइम पे। केंगरे का झाला घुघुती, पांगरे का डाला घुघुती। फिर एक लाइन बुजुर्ग महिलाएं बोलते थे, फिर एक लाइन जो जेंट्स लोग हैं, और वो भी बुजुर्ग लोग, जवान लोग नहीं रहते थे चांचड़ी तक। फिर वो केंगरे का झाला, एक लाइन लेडीज, एक लाइन जेंट्स, तो ये रात भर चलता था। ले घूर घुरांदी घुघुती, ले घूर घुरांदी, तू क्या खाएगी, तुम तौली ना जाया घुघुती। तो एक लाइन को 4-4-5 बार रिपीट करते थे। आपने उसको फास्ट कर दिया? उसको थोड़ा सा मैंने फास्ट किया। फास्ट इसलिए किया कि आज की जो यूथ है ना, उसको उनका रिदम उनका फास्ट है बहुत। जैसे छज्जम में बैठी के खूटी हलकानी, हाथ मोबाइल धोपेली हिला, हालांकि हमने उसमें पौड़ता नहीं रखी, लेकिन वो स्टाइल पसंद है बच्चों को, तो हमने थोड़ा आज के यूथ के लिए वो स्टाइल हमने रखा। तो वो गाना बच्चों ने, उत्तराखंड का पहला ऐसा गाना बना जो ट्रेंडिंग पे, हमें तो पता भी नहीं होता था कि ट्रेंडिंग क्या चीज है। तो किसी लड़के ने मेरे को मैसेज किया कि भैया आपका ये गाना तो ट्रेंड पे चल रहा है। तब पता चला कि ट्रेंडिंग भी कोई चीज होती है। तो उत्तराखंड का ऐसा, ये पहला गाना था उस समय 2015 में कि जो ट्रेंडिंग पे 4 दिन रहा, 28 नंबर पे, 26 नंबर पे, 32 पे, 30 पे। तो ये अपने आप में, मैं बात उसकी नहीं है कि गाना गाया क्या, बात उसकी है कि जो यूथ ने किस तरह, कितना जल्दी उसको ट्रेंड पे पहुंचा है। तो ये हमारे पहाड़ी लोग, क्षेत्र के जो लोग फोक सुनते हैं, या उन्होंने नहीं, ये यूथ ने पहुंचाया था। तो इसलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं फोक और फ्यूजन का। अच्छा, आप सुदूरवर्ती इलाके से आप आते हैं, चमोली से, और क्या कभी ऐसा भी हुआ कि लैंग्वेज की आपको दिक्कत आई? क्योंकि जो आपकी क्षेत्र की जो गढ़वाली है वो थोड़ा भिन्न है, चाहे टीवी की बात करें। बिल्कुल। हाँ, वो तो मेरे को स्टार्टिंग में बोलने क्या, मुझे लिखने में, क्योंकि हमारी लैंग्वेज तो है ही नहीं ना गढ़वाली, और ना हमने बचपन में सुना ना सीखा है उस चीज़ को। हम तो या तो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, और या फिर मार्केट में जाते हैं जैसे हिंदी ही बात करते हैं, तो गढ़वाली हमसे मिस हो जाती है। लेकिन जब मैं इस लाइन में आया तो बहुत लोगों, कवियों से मिला, उनकी कविताएं पढ़ी हैं, जितने भी गीत लिखे, कई किसको क्या कहते हैं, कई बुद्धिजीवी लोगों के साथ बैठा हूँ, रहा हूँ, जैसे डॉक्टर हटवाल जी हो गए, मदन डुकलान जी हो गए, बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकारों के साथ बैठा हूँ, उनसे सीखने को मिला। चाहे कहीं भी जाऊँ मैं, वहाँ जहाँ हमारे गढ़वाली लोग नहीं समझ पाते, जैसे कई बारी मेरा प्रोग्राम ना मुंशियारी साइड में होता है, पिथौरागढ़ साइड, मुंशियारी, मथकोट, जौलजीबी, जैसे अभी हम जौलजीबी, वहाँ लोग नेपाली जानते हैं, तो गढ़वाली समझना ही बहुत दूर की बात है। मुझे तो इवन मैं बताता हूँ, मुझे तो वहाँ जौनसारी कलाकार मानते हैं सब, उनको पता ही नहीं है आदमी वहाँ का है कि वो तो गढ़वाली भी नहीं मानते, कहते गढ़वाली, मुझे जैसे मैं उधर के लैंग्वेज के गाता हूँ ना, अपने इधर के, तो बोलते हैं ये जौनसारी गाना है, जैसे लैया पुलिया पैया या आहा सोद सोद, तो वो लोग, तो उनके सामने फिर हिंदी में ही बात करता हूँ। बाकी और गढ़वाली तो भाई अभी भी मेरी गढ़वाली बहुत कच्ची है,
अच्छा किशन भाई, कोई 2 से 3 गाने ऐसे छोटे छोटे जो आपको पसंद है, जो आप गुनगुनाना चाहें दर्शकों को, हाँ बहुत सारे गीत हैं। अब गीत जो आपको ज्यादा पसंद नहीं पसंद तो मेरे अपने तो सारे गीत पसंद तो होंगे। जब मैं गा रहा हूँ तो मतलब बिना पसंद के जबरदस्ती से कोई गीत गाया नहीं मैंने। और सिंगर वही होता है जो चूज करता है गानों को। जैसे माना 20 गाने हैं और 20 गाने में आपको 4 गाने गाने हैं, तो 4 गाने वो हिट हो जाए, तो ऐसे चूजी सिंगर होने चाहिए कि जो उन 4 गानों को सिलेक्ट करके जी मैं ये गाऊंगा। तो कोई भी गाना गाता है तो अपने पसंद का ही जैसे गाता है। आपने गुगुती का हमने जिक्र किया था, थोड़ा उसको आप गुनगुना के सुना दीजिए कि जो आपने फास्ट किया उसके बाद वो किंगरी का झाला घुघुती पांगरी, तो ये तो स्लो मोशन हो गया। अब ये जो हमने फास्ट किया, किंगरी का जाला घुघुती पांगरी का डाला घुघुती लगुर गुरांदी घुघुती लफुर उड़ांदी घुघुती, क्या टक लगांदी घुघुती, क्या रांद बिगांदी घुघुती, क्या देश की होली घुघुती, क्या देश बाई घुघुती किंगरी का जाला। तो इस टाइप का, क्योंकि उसको क्रॉस भी दे दिया, ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, थोड़ा सा इस टाइप का बना दिया तो अच्छा लगे। श्याली बम्पाली श्याली बम्पाली तो मिलना ओल ये श्याली नीति गमसाली, श्याली बम्पाली तो मिलना ओल ये श्याली नीति गमसाली। तो इस टाइप के गाने पुराने गाने, जैसे रानी खेता राम ढोला घम घम घम, ये कुमाऊं की संस्कृति है और कुमाऊं से ही आया है गीत। तो जोड़ा चांचड़ी के रूप में इस संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है, गढ़वाल से कुमाऊं, कुमाऊं से गढ़वाल। ये भी स्लो था बहुत, तो इसको भी थोड़ा फास्ट गया। रानी के राम ढोला घम घमा कन भजन तेरी खूटियों की पैजबी मेरी सुवा भल सजन। अब इसमें भी क्रॉस दे दिया, रानी के राम ढोला रानी के राम ढोला घम घमा कन भजन तेरी खूटियों की पैजबी मेरी सुवा भल सजन। तो फोक गीतों में कभी ना क्रॉस नहीं आता। क्रॉस मतलब ऐसे अंतरा जो चढ़ा के बोलते हैं। फोक गीत एक लाइन ऐसे सेम गाना सेम लाइन दूसरे, एक लाइन ऐसे चलेगा सेम लाइन, इसमें क्रॉस नहीं होता है। तो हम लोगों ने जैसे इसको थोड़ा फास्ट किया, थोड़ा क्रॉस दे दिया, थोड़ा तेरी खूटियों छम छम, ब्रेक भी दे दिया, ये भी दे दिया, पंच कहीं होते हैं गानों में, तो ये देके तुड़का मारते हैं हम लोग फोक गीतों में। तो अच्छा, लिरिक्स जो आप उठाते हैं, क्या लिरिक्स आप खुद ही लिखते हैं? कितना आपको कोशिश करनी पड़ती है? कितना? नहीं, कई गाने मैंने खुद लिखे। जैसे स्टार्टिंग के जो गाने हैं तो सब उस टाइम भी मिलता था। गाने ऐसे तो नहीं होते कि लिख दिया जैसे खाना खाते हैं। गाने लिखने में बहुत टाइम लगता है, समय चाहिए, एकांत चाहिए, मूड चाहिए। पहले शुरुआत में तो हम लोग लिखते थे, बाद में जो लाइफ बिजी होने लगे, मतलब यहाँ प्रोग्राम वहाँ प्रोग्राम, तो यहाँ शूटिंग बहुत करते हैं हम लोग। कुछ मैंने कविताएं, दूसरों की कविताएं गाई हैं और कवियों की जो बहुत अच्छा लिखते हैं, और कुछ मैंने खुद ही लिखे हैं, और कुछ फोक गीत हैं। जैसे अभी नंदप्रयाग साइड गया था, सरुली बसंता कर 2 बहनों की कहानी, तो वो फोक गीत वहाँ से किसी महिला ने गाया। अब होता क्या है, आज की डेट में फोक गीत गाने वाले बहुत कम रह गए, और रह भी गए तो वो 90 के पार है, ऊपर है 90 साल से। तो अब लोगों को अगर कुछ याद, जैसे मुझे बहुत फोक याद है, बहुत ऐसे गाने जिनकी मेरे को 2 ही लाइन पसंद है, मतलब याद है जी। उसके बाद सापाचट, मतलब वहां गया वो लेने बहुत दीपहणी बदनी सरली बसंता ले दीपहणी पैरली झुमकी बसंता, तो ये गाना गा रहे थे एक महिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा पूरा गाओ, पूरा याद आता है। वो खाली 2 लाइन गाती, दीपहणी सरली बसंता, कुछ ऐसे ऐसे करके गा के मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, मैंने डाला भी है उसको स्टार्टिंग में कि इस महिला ने इस तरह के। उसके बाद तो कंप्लीट तो हमको करना है ना, 4 अंतरे भी लिखने हैं, म्यूजिक भी बनाना है, तो अंतरे फिर हम लोग खुद ही लिखते हैं। फिर हम लोग जैसे अब घुघुती वाला गाना, किंगारी का जाला घुघुती पांगारी का डाला, तो कब बसेंगे तो किक्का, बस उसके बाद तो था नहीं कुछ हमारे पास। तो घुघुती स्टडी यही करी कि घुघुती के, फिर कहीं किताब में घुघुती के बारे में पढ़ा, कहीं इधर पढ़ा, डॉक्टर हटवाल जी ने चांचड़ी जमा को एक बुक निकाल रखी, उसमें पढ़ा, फिर तब हमने इधर से कुछ ऐसे मैड मसाला मिक्स करके। तो घुघुती क्या करते हैं, जीरा खनती है, जीरा के खेत में ज़्यादा जाती है, मालू के झाल में ज़्यादा बैठती है, वहाँ झाल में वो तो
हमने इस टाइप का फिर उसको घुगुती पे रिसर्च किया कि भाई वो क्या खाती है, खोने ना खाया घुगुती, जिरवाड़े ना जाया घुगुती, तो उसे मारते भी है लोग बंदूक से मार के खाते भी हैं उनको। तो ये तब पता चला अच्छा इतनी चीजें होती, फिर उसको गीत के रूप में पिरो के हमने पेश किया। तो ये लिखना भी हमारा काम है। और क्या मतलब किसी की चीज में हम लोग ऐसा नहीं लिखते हैं कि यार लाइन पूरी करो, श्याली बमपाली गा दिया तो बस। श्याली बमपाली गाया तो श्याली बमपाल बम्पा गांव की है, किशन महिपाल माड़ा गांव का, उन दोनों का प्रेम प्रसंग है। तो वो जो सुपा भरी गौत सुबह या घाम उड़ी के धारे चली, तो ये सोच होती है। और एक सिंगर वही होता है जो लिरिसिस्ट वही होता है जो अच्छे किसी उसको शब्द को, मतलब एक हमने बचपन में पढ़ा था गाय के ऊपर निबंध लिखो। तो गाय के ऊपर निबंध लिखो तो गाय में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या गाय में, तो सेम हमने इस शब्द को घुगुती ले लिया। यार रानखेत राम डोला गाना क्या होना चाहिए उसमें, यार सरुली बसंत है, अब दो बहनों की कहानी है तो हम क्या दर्शा सकते हैं उस बहनों की कहानी में अपने को। तो इस सब्जेक्ट पे हम लोग कितना ब्रॉड सोच सकते हैं और विस्तार से सोच के उसको संक्षिप्त में करना। फिर पहले तो बहुत सोचेंगे, फिर उसको पूरा लिख के फिर उसे बहुत काम होता है। और वही अच्छा लिरिसिस्ट होता है जो एक दो लाइन में पूरी चीज का व्याख्या बता दे। अच्छा, जिस तरीके से उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं और फोक बहुत है यहाँ पे, लेकिन फोक के जानकार बहुत कम है, तो आपको लगता है कि फोक के रूप में जो आप काम कर रहे हैं उसको आगे आना चाहिए गानों के माध्यम से? होना चाहिए। देखो फोक तो खैर पूरा ही हमारा उत्तराखंड तो कहीं भी जाइए, जैसे खान पान से लेकर आपका संस्कृति से खाली गाने बजाने में नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ आप नंदाराज जात में गए होंगे तो जिन जिन गांव से गुजरते गए वहाँ की अलग कहानी है। मैं जब मुंशियारी साइड मिल्लम साइड गया तो वहाँ की अलग कहानी है। तो इन चीज़ों को संरक्षण संवर्धन की जरूरत है। वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का खान पान, वहाँ की जड़ी बूटियाँ, जो आज यहाँ एलोपैथी आप दवाई खा रहे हो तो वो जड़ी बूटी से सही हो सकते हैं, लेकिन नहीं आप एलोपैथिक ही खा रहे हो और बीमार हो रहे हो, किडनी खराब कर रहे हो। ये चीज सरकार का काम है सोचना कि हमारे यहाँ क्या संपदा है, वन संपदा है। पानी देखिए ना, हमारे यहाँ नदी नाले देखिए, क्या खाली डैम ही तो बन रहे हैं, लेकिन अब फिर भी हम लोग 20 रुपए का बिस्लरी पी रहे हैं क्योंकि यहाँ चूने का पानी है। या आरओ लगाओ या फिर बिस्लरी का पानी पियो, जबकि हमारे पास इतना पानी है फिर भी हम 20 रुपए बोतल खरीद रहे हैं, बताओ। तो ये चीजें खाली संस्कृति नहीं है, खाली सांस्कृतिक धरोहर नहीं है, ये पूरी हमारी जो संपदा है, वेशभूषा, खान पान, ये सारे खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। देखिए माणा घाटी में कैसे पहनते हैं, इधर कैसे कहाँ, अब आजकल के आप देहरादून में किसी फंक्शन पार्टी में जाओ, कोई दिखेगा ऐसे ड्रेस में? नहीं दिखेगा। आप धारचूला की ड्रेस देखिए, आप मुंशियारी की ड्रेस देखिए, वहां जाओ ना वहां मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं। अब जो वहाँ के लोग यहाँ है आज उसको पहन के मार्केट नहीं, पलटन बाजार नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें शर्म गया, उन्हें देख रहे लोग, फैंसी कंपटीशन तो नहीं हो रहा है। तो एक वो बन के रह गई है ना, एक मजाक बन के रह गया हमारा जो धरोहर है, जो हमारी खान पान। या आज खान पान जो हम लोग वहाँ खाते हैं आज यहाँ खा नहीं सकते, यहाँ खाएंगे तो अटैक पड़ जाएगा हमको, क्योंकि जो खान पान हुआ है उसके लिए वर्कआउट भी उतना चाहिए। ऐसा क्या हो सकता है कि जैसे हम वहाँ का जैसे ये कोदा है, झंगोरा है, तो आदमी यहाँ खाने को आज तैयार है। मैं खुद चावल, अभी मैं किसी भाई से बोल रहा था कि मुझे लाल चावल खाना है, लेकिन यहाँ उपलब्ध नहीं है, और जहाँ उपलब्ध है वहाँ 180 रुपए किलो है। तो मुझे पसंद तो वही है, लेकिन मजबूरी मेरे को खाना, क्योंकि सरकार ने हमारे लिए सुविधा नहीं करी ना, सरकार को वहां से इम्पोर्ट करके सस्ते में भेजना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, इसके सरकार का आपने जिक्र किया, आप आज एक अच्छे मुकाम पर हैं और कई ऐसे कलाकार हैं जिनकी शिकायत रहती है सरकार से कि मदद नहीं करती, तो क्या कुछ ऐसा है, क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं ऐसे? देखो सरकार ने क्या मदद करना, सरकार से मदद की, सरकार किसी की मदद नहीं करती। सरकार केवल अपने बारे में, कोई भी सरकार आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए या कोई और अन्य दल आए या कोई नेता है, वो सब अपने बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं सोचते कुछ। लेकिन जनता के बारे में ये कलाकारों को ये सोचना चाहिए कि सरकार पे, आप सरकार को ना बोल सकते हो कि भाई जो आपने रखा है, जैसे बीच में मानदेय की बात हुई थी संस्कृति विभाग को लेके, या संस्कृति विभाग कोई छलावा करता है कलाकारों के साथ। अभी बीच में कोई नरेंद्र रोथाण भाई हैं, उन्होंने संस्कृति विभाग के खिलाफ आवाज उठाई, मंजू सुंदरियाल है उन्होंने, मैंने भी उठाया था। लेकिन आज भी इतने आवाज उठने के बाद भी सरकार ध्यान थोड़ी दे रही है वहां पे। आज भी वही कलाकारों को काम मिल रहा है जो वहां चापलूसी करते हैं। यहाँ उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में मैं मानता हूँ कि मानो 100 दल है, 100 टीम है, 100 टीम में से केवल 4-5 लोग काम कर रहे हैं, बाकी सब बैठे हुए, 95% लोग बैठे हुए हैं, उनको काम ही नहीं। कई कलाकार ऐसे हैं भाई
अरे संस्कृत में हमको बोलते ही नहीं है, उन्हीं को भेजते हैं। और कई ऐसे कलाकार हैं जो दिन रात उन्हीं के काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सरकार से हम बोल सकते हैं कि सर ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, सबको मौका दें, सबकी टीम भेजें, ये बोल सकते। लेकिन सरकार से उम्मीद नहीं लगा सकते हम कि सरकार हमारे लिए ये करेगी। तो फिल्म सिटी बनाने के लिए बोला था, तो आप उम्मीद मत लगाओ फिल्म सिटी। आप सरकार को ठीक है, अभी सब्सिडी दिया सरकार ने तो ठीक है, अच्छा है, जो फिल्म उद्योग वाले हैं जो उनके लिए अच्छा है, सब्सिडी मिल रहा है। लेकिन आप फिल्म सिटी का आप उम्मीद लगा के हट जाती, जितने में फिल्म सिटी तो उनका घर कहाँ से भरेगा फिर? तो ये कुछ चीजें हैं कि आप कलाकार हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे से जो पीछे जूनियर आर्टिस्ट होते हैं जो बेचारे 2-2 हज़ार रुपये में काम करते हैं, कभी 100 रुपये में 1,000-1,500 रुपये में काम करते हैं। जब हम लोग, मैं अपना इस 10 साल से मैं इस फ्लैट को EMI देते देते थक गया। जब मैं मतलब आप मुझे बोल रहे अच्छे मकाम पे पहुंच गया हूँ, और जब मैं इस फ्लैट को 10 साल से इसको मैं EMI नहीं दे पाया, मतलब इसको फ्री नहीं कर पाया, तो वो 2,000 वाला आर्टिस्ट कैसे चला रहा अपना घर, मुझे तो यकीन नहीं होता वो लोग कैसे चलाते हैं। अच्छा, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे माध्यम से गुनगुना के या अपने शब्दों में? गुनगुनाना तो क्या, अपने शब्दों में मैं किसको मैसेज दूं, कलाकारों को, चाहे पब्लिक है, जनता का तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो हम लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। सब ये पब्लिक की वजह से ही है कि हमारे गीतों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। और जो उत्तराखंड के कलाकार हैं, तो अभी बात रखिए, आप किसी से मदद की उम्मीद मत रखो, आप अपने काम कर्म करते जाओ, फल आपको एक दिन भगवान देगा। और हमने भी 11 साल तक किसी से उम्मीद नहीं लगाई थी, और ज़िंदगी में मैंने कभी उम्मीद नहीं लगाई थी कि मैं आज यहाँ पे बैठूंगा, या इतना कंट्री मेरा शो चलेगा, या इतने देश विदेश में लोग प्यार देंगे, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। लेकिन ये जो 10-11 साल में 2000 से काम करना शुरू किया, और अपने जेब से एक लगाते बाइक बेची, ये किया, वो किया, पत्थर फोड़े, जो भी किया हमने अपने लाइफ में, अपने परिवार को पालने के लिए, अपने भाई बहनों की शादी के लिए जो भी किया है। तो मुझे 11 साल लगे प्रोग्राम मिलने में। 2011 से मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया। हालांकि वो छोटे मोटे तो हम लोग जो करते रहते थे, थिएटर वगैरह, वो तो उसमें पैसा तो मिलता था नहीं, लेकिन जो प्रोफेशनली काम मिला मेरे को 11 साल बाद। अगर मैं भी उम्मीद हार जाता कि यार नहीं अब नहीं होगा, और मैं भी जो है MCOM करके बैठा हूँ, MA करके बैठा हूँ, मैं भी कहीं 1 डे एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ, तो ना मैं वहाँ का रहता ना मैं यहाँ का रहता। लेकिन उम्मीद मत छोड़िए और अपना कर्म करते जाए, और ये सब ईमानदारी से कीजिए, तो दिन अच्छा मंजिल आपको हासिल होगी। किशन जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किशन जी ने एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण कही है कि आप किसी पर डिपेंड न रहिए, बल्कि जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं करेंगे, तब तक कामयाबी आपको नहीं मिल सकती। तो इस खास बातचीत में इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए कलाकार के साथ। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।